नमस्कार, सुबह 8 बजे के समाचारों में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। सबसे पहले देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। भारतीय नववर्ष और चैत्र नवरात्रि की आज से शुरुआत। आज घट स्थापना से लेकर नैवेद्य पुष्प चढ़ाने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धालुओं की ओर से किया जाएगा। यूपी में पूरे नवरात्रों में मंदिरों के 500 मीटर की परिधि में कोई मांस, मछली आदि की दुकान नहीं खुलेगी। रामनवमी को सभी दुकानें रहेंगी बंद। उत्तर प्रदेश में चैत्र रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में 24 घंटे श्री रामचरितमानस का होगा अखंड पाठ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई बैठक में दिए निर्देश। आईएएस अफसर अभिषेक प्रकाश को निवेश करने वाली सोलर कंपनी से रिश्वत मांगने के मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्ति विभाग ने उन्हें आरोपों की चार्जशीट भेज दी है। यूपी में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2.5 लाख रुपए का इनामी शूटर अनुज कनौजिया एनकाउंटर में हुआ ढेर। और पीएम मोदी मन की बात कार्यक्रम के जरिए अपने विचार करेंगे साझा। मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी आज। म्यांमार में अब तक 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 3400 लोग घायल हुए हैं। भारत ने बचाव दल और राहत सामग्री भेजी है। और अब समाचार विस्तार से देख लेते हैं। आज से चैत्र नवरात्र शुरू हो रही है। नवरात्र के पहले दिन मां दुर्गा के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा की जाती है। चैत्र नवरात्र पर मंदिरों में माता रानी के आगमन की तैयारियां पूरी हो चुकी है। आज घट स्थापना से लेकर नैवेद्य पुष्प चढ़ाने के साथ दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धालुओं की ओर से किया जाएगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं सभी राशियों के लिए शुभ। मेष और वृश्चिक के लिए फलदायी है ये। और आज का शुभ रंग जो है वो है लाल। घट स्थापना सुबह 5:59 से 10:07 तक होगा। अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:46 से 12:36 तक होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों को चैत्र नवरात्र की बधाई दी है। तो देखिए अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में चैत्र रामनवमी के अवसर पर सभी मंदिरों में 24 घंटे श्री रामचरितमानस का अखंड पाठ होगा। शनिवार को इसके निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में दिए। सीएम के निर्देश के बाद सभी जिलों में मंदिरों में श्री रामचरितमानस के अखंड पाठ के लिए जरूरी व्यवस्थाएं शुरू कर दी गई हैं। सीएम ने कहा है कि 5 अप्रैल दोपहर से शुरू अखंड मानस पाठ की पूर्णाहुति 6 अप्रैल को श्री रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे श्री राम जन्मभूमि मंदिर में श्री रामलला के सूर्य तिलक के साथ होना चाहिए। आदिशक्ति जगदम्बा का परम धाम विंध्याचल प्रमुख सिद्धपीठ आज नवरात्रि मेला भोर की मंगल आरती से आरंभ हो गया है। नवरात्र में आदिशक्ति के 9 रूपों की आराधना की जाती है। पहले दिन हिमालय की पुत्री पार्वती अर्थात शैलपुत्री के रूप में आदिशक्ति का सविधि पूजन अर्चन करने का विधान है। विंध्य पर्वत और पाप नाशिनी मां गंगा के संगम तट पर विराजमान मां विंध्यवासिनी शैलपुत्री के रूप में दर्शन देकर अपने सभी भक्तों का कष्ट दूर करती है। नवरात्रि के पहले दिन श्रद्धालु पूरी आस्था के साथ आदिशक्ति मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करते हैं। मां विंध्यवासिनी के दर्शन करने आए। इनके दर्शन करके हम लोग इतने भाव विभोर हो गए। तो इतना पहले से ज्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, बहुत ही अच्छा। माँ के बारे में क्या ही कहना, उनके बारे में कुछ नहीं कहना। देख के आंसू आ रहे हैं। मतलब मुझे माँ ने बुलाया और उनके दरबार में आया।
अयोध्या में प्रेम, एकता और सौहार्द का संदेश बिखेरा है। कारण कि हर पंथ, वर्ग और संप्रदाय के साथ ही जाति आधार पर अयोध्या में स्थापित मंदिरों का प्रतिनिधित्व और उसकी झांकी लोगों का मन मोह रही थी। साधु संतों ने प्रतिवर्ष की भांति नव संवत्सर की पूर्व संध्या पर रामकोट की चतुर्दिक परिक्रमा करके सनातन धर्म में निहित मानवता का संदेश दिया। भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के दूसरे वर्ष निकली रामकोट परिक्रमा अतिशय उत्साह से लबरेज रही। विक्रमादित्य महोत्सव व श्री राम जन्मोत्सव समिति के संयुक्त तत्वाधान में आज मांदगेड़ मंदिर में विग्रहों का पूजन करने के बाद बाजे गाजी और ढोल नगाड़ों के साथ रामकोट की परिक्रमा प्रारंभ हुई तो संपूर्ण अयोध्या राममय हो गया और परिक्रमा को देखने के लिए आम जनमानस सड़कों पर उमड़ पड़ा। अब उत्साह की तो कोई बात वाणी से नहीं की जा सकती है। इतना उत्साह है हिंदू जनमानस और अनेकों जातियों के जो हमारे वर्गों के हैं वो सब उत्साह से एकदम समान नहीं रहे हैं, इतनी उन्हें खुशी है। इसलिए आज हिंदू 9 संवत्सर आज नहीं पहले से ही था और आज भी उसको और उत्साह के साथ मना रहे हैं। रामकोट परिक्रमा जितनी जो किलोमीटर की है वो जगह नहीं है कहीं इस तरीके से लोगों में उत्साह है। विभिन्न मंदिरों का सबका एक जुड़ाव हुआ है। सबको ये लगा कि हम सब लोग एक हैं, हम सबके ठाकुर एक हैं, इसीलिए सब लोग उत्साह के साथ 9 संवत्सर में परिक्रमा मिला रहे हैं। रामकोट की परिक्रमा विक्रमादित्य महोत्सव के तत्वावधान में 21वां बार इस बार कर रहे हैं हम। भारतीय नववर्ष की पूर्व संध्या पर, विक्रम संवत की पूर्व संध्या पर यह रामकोट के अंतर्गत ही परिक्रमा जो रामलला के मंदिर के और रामकोट के चतुर्दिक परिक्रमा हो रही है। पूज्य संतों के नेतृत्व में अयोध्या के जनमानस के तमाम सामाजिक वर्गों के लोग, तमाम जातीय पंचायतों के मंदिर के लोग सब अपने महापुरुषों की झांकी लेकर आए हैं और पूरे अयोध्या का एक अद्भुत उत्सव यह बनकर आया है। और आज ये परिक्रमा निकल रही है। रामकोट एक चारों ओर परिक्रमा करेगी और भारतीय नववर्ष की विक्रम संवत की सबको बधाई देगी और इसी के साथ राम जन्म का उत्सव विधिवत प्रारंभ होगा। हाँ, सभी मंदिरों की झांकियां निकली हुई है। यूपी में पूरे नवरात्रों में मंदिरों के 500 मीटर की परिधि में कोई मांस, मछली आदि की दुकान नहीं खुलेगी। इस परिधि के बाहर भी लाइसेंस की शर्तों के अधीन ही संचालित होगी और खुले में मांस की बिक्री नहीं होगी। रामनवमी को सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्रधानमंत्री मोदी आज दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर ऐप मोबाइल ऐप पर प्रसारित होगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषा में इस कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने मुख्तार अंसारी गैंग के इनामी शूटर को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। यूपी एसटीएफ ने झारखंड पुलिस के साथ मिलकर जमशेदपुर में अपराधी अनुज कनौजिया को मार गिराया है। एसटीएफ और झारखंड पुलिस ने सूचना के आधार पर अनुज कनौजिया को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों की तरफ से फायरिंग शुरू कर दी गई और इसके बाद दोनों तरफ से जमकर फायरिंग भी हुई, जिसमें अनुज कनौजिया मारा गया। अनुज कनौजिया पर 2.5 लाख रुपए का इनाम था। इसके ऊपर कई मामले भी दर्ज थे। प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण जन सुनवाई करने कन्नौज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना और तुरंत निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किया। असीम अरुण ने नवरात्र के सभी को बधाई दी है। वहीं अखिलेश यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव की सरकार में सीवर लाइन के नाम पर 84 करोड़ रुपए हजम कर लिए गए थे, उसकी रिकवरी कराई जा रही है। वे खुद देखिए उनकी सरकार में क्या क्या होता था। शिक्षक भर्ती पर लगी रोक के सवाल पर उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षक भर्ती बोर्ड का गठन किया है, उसका काम पूरा हो चुका है। जल्द ही प्रदेश में खाली पड़े शिक्षकों के पदों को भरा जाएगा। समाचार में रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम।
LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाह, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। IAS अफसर अभिषेक प्रकाश को निवेश करने वाले सोलर कंपनी से रिश्वत मांगने के मामले में विभागीय कार्रवाई शुरू करने के लिए नियुक्ति विभाग ने उन्हें आरोपों की चार्जशीट भेज दी है। इस चार्जशीट में IAS अभिषेक प्रकाश से निवेशक कंपनी की ओर से लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा गया है। चार्जशीट के जवाब के बाद नियुक्ति विभाग आगे की कार्यवाही करेगा। नवरात्रि की पावन पर्व को देखते हुए शिवनाथ तीर्थ के महंत बाल योगी दीनानाथ ने SDM संभल वंदना मिश्रा को एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके माध्यम से उन्होंने नवरात्रि के दौरान मीट की दुकान और होटल बंद रखने की मांग की है। इस विषय में जानकारी देते हुए महंत बाल योगी की दीनानाथ ने बताया कि खुले में मांस की बिक्री नहीं होनी चाहिए, जिसके पास लाइसेंस है केवल वही व्यक्ति मांस बेच पाए, वो भी नवरात्रि के चलते खुले में मांस बिक्री करनी नहीं चाहिए। पुलिस प्रशासन जैसे कि कोई उपद्रव मचाने का प्रयास करे तो उसे चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इसी को लेकर आज हमने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आज ज्ञापन दिया गया है यहाँ से नागरिकों के द्वारा और उसमें 3 बिंदु उठाए गए हैं। एक बिंदु तो जो त्योहार आ रहा है नवरात्रि का, इसके संदर्भ में जो सड़कें हैं और धार्मिक स्थान के आसपास साफ सफाई को बनाए रखने को लेकर दिया गया है। दूसरा जो है वो कानून व्यवस्था और जो इस तरह के धार्मिक आयोजन हो रहे हैं वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, उसको लेकर दिया गया है। तीसरा बिंदु है कि जो धार्मिक स्थान है वहाँ पर जो खुले में मीट बिक रहे हैं उन पर प्रतिबंध लगाने और उनको रोकने की बात की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि जिन दुकानों के पास लाइसेंस नहीं है उन्हें खुले में इस तरह से मीट बिक्री की इजाज़त न दी जाए। तो इन तीनों बिंदुओं को लेकर यह ज्ञापन दिया गया है। साफ सफाई लगभग हर त्यौहार में सुनिश्चित की जाती है तो वो की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने की कार्रवाई लगातार की जा रही है तो उसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। रही बात खुले में इस तरह से मांस बिक्री करने को लेकर तो उसमें जो भी है यथोचित कार्रवाई की जाए। बस्ती में पुलिस की झूठी लूट की सूचना देने वाले मामले का खुलासा किया है। पुलिस की संयुक्त टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनमें 2 लोग वह भी शामिल है जिन्होंने लूट की झूठी सूचना दी थी। पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र के हड़िया चौकी क्षेत्र में बाबा ढाबा के पास स्थित एक गलत दुकान से 3 लाख रुपए की लूट की सूचना मिली थी। इस मामले में पुरानी बस्ती थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस को आरोपी नरेंद्र चौधरी से अवैध हथियार बरामद हुए। उसके पास से बिना लाइसेंस का एक कट्टा और कारतूस मिले हैं। इसके अलावा एक लाइसेंसी पिस्टल और 2 मैगजीन और 13 कारतूस भी बरामद हुए हैं। आरोपियों पर आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। जनपद बस्ती के थाना पुरानी बस्ती अंतर्गत मेन हाईवे पे कल 28 मार्च 2025 को जरिए यूपी 112 के माध्यम से ये सूचना प्राप्त हुई थी कि बाबा ढाबा के बगल में एक गल्ला की जो दुकान थी उसमें लूट की घटना कारित हुई है। सूचना चूँकि गंभीर थी, इस सूचना पे तात्कालिक रूप से स्थानीय थाना उच्चाधिकारियों के स्तर से फोरेंसिक की टीम, बाकी एसओजी और स्वाट की टीम पहुंच करके वहां तहकीकात प्रारंभ की गई थी। पीड़ित पक्ष द्वारा चूंकि मात्र उससे लगभग 200 मीटर के आसपास भी एक पुलिस चौकी भी थी, मेन हाईवे था, इसलिए काफ़ी सनसनीखेज घटना की सूचना प्राप्ति के बाद थी। और फिर 28 तारीख को उसी को दोबारा जब किया गया तो उसमें वहां मारपीट की कुछ घटना कारित हुई थी। समाचारों में रुक लेते एक छोटे से ब्रेक के लिए। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुका। बटुआ ढूंढ रहे हैं?
डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जनपद फतेहपुर के बिनके स्थित वाणी इंटरनेशनल एकेडमी के वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने शिरकत की, जहां बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति देकर सभी का मन मोह लिया। इस दौरान जनमानस को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि शिक्षा का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है। वर्तमान समय में अभिभावकों का दायित्व है कि वे बच्चों के साथ समन्वय बनाए। बदलते परिवेश में कहीं न कहीं हम सुविधा भोगी हो गए हैं। मेरा सभी अभिभावकों से अनुरोध है कि बच्चों के साथ समय जरूर बिताए। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस संस्कृति में हमने जन्म लिया उसी ने देश दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का पाठ पढ़ाया है। बेसिक थीम स्वर्णिम भारत थी, जिसके द्वारा हमारे जो भी आने वाले अभिभावक हैं, जो भी हमारे स्टूडेंट्स थे, जो भी मेरे कलीग्स थे, उन सभी को भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, भारत के डेवलपमेंट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में बताया गया। इस स्कूल में शिक्षा बहुत ही उच्चतम स्तर पर है और हम लोग जब से पढ़ते आ रहे हैं, मोस्टली मुझे 9 इयर्स हो गए इस स्कूल में, एंड इस स्कूल ने मुझे वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं जो कि मुझे जरूरत थी उन ऊंचाइयों को छूने पर। इसीलिए दिस स्कूल इज माय फेवरेट स्कूल। हमारे विद्यालय के जो शिक्षक हैं उनकी सोच ये है कि टेक्नोलॉजी एक अहम भूमिका जरूर निभाती है। मेरा नाम शांति है, मैं वाणी इंटरनेशनल एकेडमी में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, मुझे भी बहुत पसंद है। कई बार यहाँ पे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती हैं, जैसे मैं ताइक्वांडो सीखती हूँ, तो कुछ टीचर्स हैं जो हमें सिखाते हैं। कई बार हमारे यहाँ पढ़ाई भी होती है, पर बच्चों के लिए हमारे यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी होती है। वाणी इंटरनेशनल एकेडमी में आज माननीय विधानसभा अध्यक्ष यशस्वी सतीश महाना जी आगमन हुआ और मुख्य अतिथि के रूप में उनका स्वागत अभिनंदन किया गया है। और शिक्षा के प्रति, संस्कार के प्रति, गुणवत्ता शिक्षा भी हो और संस्कार भी साथ में, ये उनका जो उद्बोधन किया गया है। जब तक बच्चे संस्कारित नहीं होंगे और हम हाईटेक काम करेंगे और संस्कार नहीं सीखेंगे तो माता पिता का सम्मान कैसे होगा। ये हमारी संस्कृति भी रहे, हमारा सनातन भी रहे और हमारे संस्कार रहे, जिससे आने वाली पीढ़ी हम उनका सम्मान कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष जी ने युवाओं को बुलाया उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जनपदों से और उनको विधानसभा की जो उन्होंने अपनी व्यवस्था कराई है, जो पेपरलेस, पहले क्वेश्चन लगते थे पेपर के माध्यम से, अब हम लोग जब जाते हैं तो टेबलेट है, पेपरलेस क्वेश्चन आते हैं। टेक्नोलॉजी है, उसके साथ हमारे बच्चों के साथ समन्वय बनाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम सब यहाँ पर जो बच्चों के माता पिता बैठे हैं वो मेरे बच्चों के बराबर हैं, क्योंकि मेरे बच्चे, मेरे जो ग्रैंड चिल्ड्रन है वो स्कूल पढ़ते हैं, स्नातक को पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम बहुत ज्यादा एडजस्टमेंट करने लगे, हम सुविधा हो गए। समाचारों में रुकते एक और छोटे से ब्रेक के लिए। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो, घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा। स्टाइपेंड भी? ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। भारतीय संस्कृति को समर्पित नव वर्ष मेले का आयोजन बदायूं के बदायूं क्लब में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे ब्रिज क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय सिंह शाक्य ने जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मां सरस्वती की पूजा कर मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने नव संवत्सर क्षेत्र शुक्ल प्रतिपदा के सभी को शुभकामनाएं दी। नव वर्ष मेले में भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए प्रभु श्री राम के आदर्श स्वरूपों को दर्शाने वाले कार्यक्रम प्रस्तुत कर कलाकारों ने सभी का मन
सम्मान मोह लिया। वहीं दूसरी ओर देश की स्वतंत्रता के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों की प्रेम गाथाओं को भी प्रदर्शित करने वाली प्रदर्शनियों की सभी लोगों ने सराहना की। हिंदुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज का 98वें स्थापना दिवस समारोह मनाया गया। उसी कड़ी में विद्युत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें देश के ख्याति प्राप्त लेखक और साहित्यकार को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर हरिकेश सिंह, पूर्व कुलपति जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा बिहार के थे। हिंदुस्तानी अकादमी के सचिव देवेंद्र प्रताप सिंह जी ने सबका स्वागत किया। इस मौके पर अनेक साहित्यकारों को सम्मानित किया गया। देखिए, आज बहुत ही खुशी का दिन है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं हिंदुस्तानी अकादमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज की तरफ से विद्वानों की श्रेणी में आकर मुझे एक हिंदी के लिए अपने जो मैं व्यंग का हिंदी साहित्यकार हूं और मेरी अब तक 28 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इस साहित्य योगदान को लेकर हिंदुस्तानी अकादमी प्रयागराज ने मुझे साहित्य सम्मान से पुरस्कृत किया है। देखिए, सम्मान तो इनको मिला है, आलोक सक्सेना जी को मिला है सम्मान, लेकिन इनके साथ मैं भी आई हूँ तो लगता है कि ये पुरस्कार मुझे भी मिला, मैं भी सम्मानित होती हूँ कि लेखनकार इनका है, सहयोग हमारा रहता, लिखते ये हैं, लेकिन जब कहीं ये जाते, ये पुरस्कृत होते हैं तो मुझे खुशी दोगुनी हो जाती है कि चलिए, मैंने कोई सर्विस नहीं कर रही हूँ, नौकरी नहीं कर रही हूँ, आकर हमने भी BEd MA हूँ मैं। समाचार में वक्त तो चले एक और छोटे से ब्रेक का। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। पवित्र महीने रमजान का आज आखिरी दिन हो सकता है। अगर आज चांद की तस्दीक हुई तो ईद 31 मार्च को यानी कल ईद मनाई जाएगी। चांद ना होने की स्थिति में ईद 1 अप्रैल को मनाई जाएगी। लखनऊ में ईद की तैयारी लोगों ने तेज कर दी है। रात भर बाजार खुले हैं और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा कपड़ों की बिक्री के साथ खाने पीने का सामान, सेवई खूब बिक रही है। सामानों में रौनक, बाजारों में रौनक है और लोग पूरी रात खरीदारी भी कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलने की मांग को तेज करते हुए दिख रहे हैं। जहां हिंदू युवा वाहिनी द्वारा लगाए गए इन पोस्टर्स ने जिले में एक नई हलचल पैदा कर दी है। दरअसल भाजपा MLC डॉक्टर मोहित बेनीवाल ने सदन में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने की मांग उठाई थी। बेनीवाल का तर्क है कि लक्ष्मी नगर नाम जिले की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। हिंदू युवा वाहिनी जिले का नाम क्यों बदलना चाहती है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। तस्वीरों में दिख रहे ये पोस्टर और बैनर मुजफ्फरनगर जिले के नाम बदलने की मांग को तेज करते हुए दिख रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी द्वारा लगाए गए इन पोस्टरों ने जिले में एक नई हलचल पैदा कर दी। दरअसल भाजपा MLC डॉक्टर मोहित बेनीवाल ने सदन में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर रखे जाने की मांग उठाई थी। बेनीवाल का तर्क है कि लक्ष्मी नगर नाम जिले की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करेगा। हिंदू युवा वाहिनी जिले का नाम क्यों बदलना चाहती है वो भी आपको बताते हैं। सन 1633 में नवाब मुजफ्फर अली ने अपने नाम पर जिले का नाम मुजफ्फरनगर रख दिया था। मुजफ्फर अली शाहजहां का सिपह सलार था, जिसकी छवि एक क्रूर व्यक्ति की थी। इसलिए हिंदू युवा वाहिनी ने मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलने की मांग को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया है। नुमाइश कैंप, महावीर चौक, गांधी कॉलोनी और नई मंडी जैसे प्रमुख स्थानों पर लक्ष्मी नगर के पोस्टर लगाए गए हैं। मुजफ्फरनगर रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार पर एक बड़ा बैनर लगाया गया है। इन पोस्टर बैनरों में मुजफ्फरनगर काट कर लक्ष्मी नगर लिखा गया है। इन पोस्टरों और बैनरों पर लिखे संदेशों ने स्थानीय लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। देखिए, हम पिछले 7 साल से 8 साल से हिंदू की लड़ाई लड़ रहे हैं और मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मी नगर की जो हमारी मांग है, जो हमारी भावनाएं हैं, उन्हें हम व्यक्त कर रहे हैं और पूरे शहर में इस तरीके के पोस्टर लगाए जा रहे हैं और आने वाले टाइम में
पूरे शहर में हर जगह जो है इसके पोस्टर आपको देखने को मिलेंगे। हिंदू युवा वाहिनी के इस अभियान ने न केवल लोगों का ध्यान आकर्षित किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी इसकी तस्वीरें और वीडियो सार्वजनिक होने लगी हैं, जिससे ये मुद्दा और व्यापक रूप लेने लगा है। संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की सुगबुगाहट को लेकर देश का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां कुछ सियासतदानों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक की खिलाफत के नए नए तरीके इजाद करने में जुटा है, तो वहीं मुस्लिम समाज में भी वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर दो फाड़ दिखाई दे रहा है। देखिए रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किए जाने की सुगबुगाहट को लेकर देश का सियासी पारा इन दिनों 7वें आसमान पर है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जहां कुछ सियासतदानों के साथ वक्फ संशोधन विधेयक की खिलाफत के नए नए तरीके इजाद करने में लगा है, तो वहीं मुस्लिम समाज वक्फ संशोधन विधेयक के नाम पर दो फाड़ दिखाई दे रहा है। एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून क्यों बनाना चाह रहे हैं जो संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 25 का, 26 का, 29 का ग्रेव वायलेशन है, तो पूरे भारत में मुस्लिम वक्फ बोर्ड को नुकसान होगा और ऐसा लॉ बना रहे जिससे गवर्नमेंट वक्फ प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रही मुसलमानों से। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन बिल के नाम पर राजनीति कर रहा है और मैं बराबर, और मैं ही नहीं, मुझ जैसे लाखों मुसलमान बराबर वक्फ संशोधन बिल का समर्थन कर रहे हैं और मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि जल्द से जल्द वक्फ संशोधन बिल पास कराया जाए और उसको लागू किया जाए। AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी जहां वक्फ बिल की खामियां गिनाते फिर रहे हैं, तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर सियासत करने का इल्जाम लगाते दिख रहे हैं। वहीं वक्फ को लेकर चल रही सियासी बयानबाजी के बीच केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा बयान आया है। कोई लोग इसको जैसे अफवाहें फैलाता है, मस्जिदें छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिनने जा रहा है। कैसे कर सकता है? हमारा देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है। कोई किसी का जमीन, कब्रिस्तान या मस्जिद छीन सकता है क्या? जब मैं बिल रखूंगा पार्लियामेंट में, ध्यान से सुनना है। अगर एक भी वाक्य, एक भी पॉइंट निगेटिव है, मुसलमान कम्युनिटी के लिए नुकसान पहुंचाने वाला प्रावधान है, तो आप बताइए ना। संसद का मौजूदा बजट सत्र 4 अप्रैल तक है। माना जा रहा है कि इस बीच सदन में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जा सकता है। और अब रुक कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचारों का। म्यांमार में शुक्रवार को आए 7.7 की तीव्रता वाले भूकंप में मरने वालों की संख्या बढ़कर 1644 हो गई है। प्राकृतिक आपदा के चलते जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हो गया है। इस बीच म्यांमार में कल फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। सबसे तेज झटका रिक्टर पैमाने पर 5.5 की तीव्रता वाला रहा। सेना के नेतृत्व वाली म्यांमार सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार भूकंप के कारण अब तक 1644 लोगों की मौत हो चुकी है और 3408 अन्य लोग घायल हुए हैं। इसके अलावा काफी लोग लापता भी बताए जा रहे हैं। भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हुई कई इमारतों के मलबूम से शव भी निकाले जा रहे हैं, जिससे मृतक संख्या और बढ़ने की आशंका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत में कुल 5 राहत विमान म्यांमार पहुंच चुके हैं। वहीं C-130 विमान भी NDRF के 38 कर्मियों और 10 टन राहत सामग्री के साथ नेपिडा में उतर। इन राहत सामग्री में खाने पीने की वस्तुएं, दवाइयां और अन्य आवश्यक सामग्री शामिल हैं। इससे पहले इंडिया के यानी भारत के 80 कर्मी भी नेपिडा में पहुंच चुके हैं। म्यांमार में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत ने तेजी से मदद का हाथ आगे बढ़ाया है। समाचारों में सब फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।